अगला पठार डालो आप। बारह का पठार। कौन से देश में है जी? ये 4 देश में है। इसमें 4 देश में, बिल्कुल 4 देश में है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ यूरेनियम के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? यूरेनियम के। यूरेनियम की वजह से ये याद रखना है आपको। कटंगा के पठार से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। फुट्टा चालन के पठार से झूमर निकलता है, झूमरा। लोहा किसका बनता है? झूमरा किसका बनता है? अरे झूमरा किसका बनता है? लोहे का बनता है ना। तो सही कहा ना मैंने, झूमर निकलता है। अच्छा मुझे बताइए, सोना किस पठार से निकाल रहे थे? सोना और हीरा कारू के पठार से, ग्रेट कारू के पठार से। यहाँ से क्या निकल रहा है? यूरेनियम। 2 ही चीज याद रखनी है, 4 देश में है और यूरेनियम निकलता है। क्लियर? अगला पठार डालो, वायु का पठार। वायु का पठार, देखो इसे जादव का पठार भी कहा जाता है। किसका पठार? जादव का पठार। इसका अन्य नाम है, ये जादव का पठार भी कहलाता है। देश कौन सा होगा? नाइजर देश। अगर नाइजर देश है तो दिशा कौन सी होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किस दिशा में होगा पठार? नाइजर देश का है, पश्चिम दिशा में होगा। क्या होगा? पश्चिम दिशा में होगा। तो लिख लीजिए, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। उसके बाद अगला पठार का नाम लिखिए, तिवेस्ती का पठार। तिवेस्ती का पठार। चाड और लीबिया देश में है। किस किस में है? चाड प्लस लीबिया। चाड और लीबिया देश में है। यहां पर तिवेस्ती पर्वत स्थित है। यहां पर तिवेस्ती पर्वत स्थित है। ये कुछ आपके पठार थे। उसके बाद आप डालो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अच्छा, मरुस्थल से आप क्या समझते हो? अगर आपसे पूछ लिया कि मरुस्थल से आप क्या समझते हो? एक शब्द है मरुस्थल, और हम मरुस्थल पढ़ लेंगे।
तो आपसे सामान्य पूछ रहा हूँ मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है? धूल भरा क्षेत्र। ऐसा कैसे है मरुस्थल? फिर आप बताओ, एक मरुस्थल है टकला मकान का मरुस्थल, टकला मकान, वहां तो धूल नहीं है बिल्कुल भी, वहां धूल तो दूर दूर तक ही नहीं है। फिर मैं कैसे मान लूँ कि धूल से भरा क्षेत्र शुष्क हो, जो स्थान बिल्कुल शुष्क हो? मरुस्थल या रेगिस्तान। देखो, रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल से बिल्कुल नहीं है। रेगिस्तान और मरुस्थल, रेगिस्तान का मतलब है जो रेत का स्थान है, और मरुस्थल का मतलब है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वर्षा और हिमपात कुछ भी नहीं गिरता हो। वर्षा और हिमपात, आरी बात समझ में? सीधे आप बोलोगे जलपात बिल्कुल नहीं होता। जलपात में आपके वर्षा भी आएगी और हिम भी आएगा। मरुस्थल आपका रेतीला भी हो सकता है, मरुस्थल आपका पथरीला भी हो सकता है, और मरुस्थल आपका चट्टानी भी हो सकता है। आप कहोगे, देखो मैं कहूँ आपसे कि भारत में जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ अधिक पड़ती है और वहाँ फसलें कम होती हैं। एक तरीके से मरुस्थल का रूप है। मतलब कैसा है? कोल्ड मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल में काउंट होता है। जो भारत का सबसे ऊपरी भाग है, ठंडा मरुस्थल है, तो रेत तो होगी नहीं, तो होगी बर्फ ही बर्फ जमी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर वर्षा ना के बराबर होती हो वो मरुस्थल कहलाएगा। अनुपजाऊ चीज अलग होती है। मरुस्थल का और अनुपजाऊ का अलग अलग संबंध है। अनुपजाऊ होता है मतलब उस स्थान पर कोई भी आपकी ऐसी चीजें, फसलें या फिर पेड़ पौधे नहीं उगते हो, वो अनुपजाऊ कहलाएगा। अनुपजाऊपन रेगिस्तान की विशेषता होती है। आरी बात समझ में? अनुपजाऊपन है वो रेगिस्तान की विशेषता होती है। मेरा कहने का मतलब है मरुस्थल, तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वर्षा ना के बराबर होती हो। ये तो क्या हो गया? मरुस्थल की परिभाषा। अब देखो मरुस्थल के जो प्रकार हैं, परिभाषा लिखो यहाँ पर। मरुस्थल डाल के रेगिस्तान ऐसे डालना, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, और उसके बाद में मरुस्थल की परिभाषा लिखनी है। इसमें लिखो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जलपात बहुत कम होता हो। जहां पर जलपात बहुत कम होता हो, अर्थात वर्षा और हिम ना के बराबर होती हो, अर्थात वर्षा और हिम ना के बराबर होते हो। आगे बात समझ में? परिभाषा याद रहेगी। उसके बाद डालो मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार, देखो मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये मरुस्थल के 3 प्रकार हैं: अर्ग, रेग और हमादा। नोट डाउन करो, अर्ग, रेग और हमादा। नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है कि ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत ही रेत हो, वह इनमें से कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, फिर अर्ग क्या होगा? लिख लिया सबने? सबसे पहला लो अर्ग मरुस्थल। अर्ग मरुस्थल
जिस मरुस्थल में रेत या बालू की प्रधानता हो, जिस मरुस्थल में रेत या बालू मिट्टी की प्रधानता हो, क्या कहलाएगा? रेतीला मरुस्थल कहलाएगा या आर्द्र कहलाएगा। कैसा हो गया? एक प्रकार से रेतीला मरुस्थल हो गया। याद रहेगा, रेतीला मरुस्थल कहलाता है, आर्द्र कहलाता है। दूसरा डालो रेत। रेत कंकड़ पत्थर या बजरी युक्त मरुस्थल। कंकड़ पत्थर या बजरी युक्त मरुस्थल क्या कहलाएगा? रेत कहलाएगा। चट्टानी या पठारी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। तीनों वापस देखो। अर्क, जिस मरुस्थल में रेत या, याद कैसे रखोगे आप? कंफ्यूज तो करेंगे। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अर्क शब्द क्या होता है? गांव में कहते हैं अर्क। अर्क और मिट्टी, पानी, मिट्टी पर पानी डालते हैं, मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं, जल को मिट्टी में डालते हैं, यही तो होता है ना। तो ऐसा हम लोग जहाँ मिट्टी मिट्टी हो क्या कहलाएगा? अर्क कहलाएगा। या रेतीला मरुस्थल अर्क कहलाएगा। भूलोगे तो नहीं। एक याद रख लो, इसमें से इसमें से रगड़ रगड़ के कंकड़ पत्थर बनते हैं, छोटे छोटे। बड़े बड़े पत्थरों से रगड़ खा के छोटे कंकड़ पत्थर बनते हैं। तो या तो वैसे रगड़ के मान लो कंकड़ पत्थर, या आगे से आप रेत मान लो। इसको तो छोड़ दो, ये तो अपने आप रहेगा। हमादा, पठारी या चट्टानी मरुस्थल, तीनों आप फिर कह रहा हूँ मैं आपको, अभी तो आपको ये बहुत ईजी लग रहे हैं। 2 घंटे बाद आप फिर परवास याद करना, ये और ये तीनों मिक्स हो जाएंगे आपसे। अर्ग, रेत और हमादा। अर्ग रेतीला, रेत कंकड़ पत्थर वाला और हमादा चट्टानी। क्लियर? अब आगे चलो, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल देखते हैं। अब मुझे बताओ, जो सहारा मरुस्थल है वो इनमें से कौन सा होगा? अर्ग रहेगी, हमादा, इनमें से कौन सा होगा? अर्ग होगा, बिल्कुल अर्ग ही होगा, क्योंकि वहां अधिकांश क्या है? मिट्टी है, और लाल मिट्टी का जवाब है। देखिए बड़ा अक्सर मेरे साथ साथ ही मेरी शक्ल की तरफ क्या रही है। फटाफट बना दो, इसमें कौन सा तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है? ये
बना लिया आपसी काम। अब तो इतनी देर में तो पता है ना, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने दी जाए 10 बार खोल के वापस, ये तो नक्शा ही तो है, फटाफट से बनाओ। इस अभी भी देख देख के बना रहे हो, कितनी बार बन गया? 6-7 बार तो बन गया हो गया। ये लो साहब भूमध्य सागर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भूमध्य सागर कहाँ है और फिर भी आपसे नहीं बते या आप उसका जवाब नहीं दे पाओ कि भूमध्य सागर किस किस के मध्य है, तो मरने के बहुत तरीके हैं, कोई सा भी तरीका अपना लेना। तो ऐसे बोलो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मरने के बहुत तरीके हैं। अभी भी अगर आपसे भूमध्य सागर कोई पूछ ले और बोले सर भूमध्य सागर तो पता ही नहीं है, तो भगवान ने मरने के बहुत तरीके बताए, कोई सा यूज कर लेना। ये क्या है? लाल सागर है। देखो पहले छोटा सा मरुस्थल लेते हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी। ये मरुस्थल है कालाहारी। देखो मैं एक एक मरुस्थल को आपको समझाऊंगा। कालाहारी मरुस्थल, मैंने यहाँ एक पर्वत भी बताया था आप लोगों को, यहाँ एक पर्वत बनाया था मैंने आपको। कौन सा पर्वत था? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। याद है ना? यहां से मैं ये बता रहा हूं कि मरुस्थल बना कैसे। यहां से एक रेखा गुजरती है, तो देख तो कहां से गुजरा है। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, पता है सबको? अब देखो यहां से एक रेखा और गुजार लो पहले आप। यहां से भी एक रेखा गुजरती है, कौन सी? मकर रेखा। 30 निकालो। डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ। और ये कौन सी है? 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ। वायुदा पेटियां पढ़ी है सबने? पढ़ी है ना? मेरी तरफ मना मत करना कि नहीं पढ़ी वायुदा पेटियां। 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई थी वायुदा पेटियां। यहाँ कौन सी वायुदा पेटी है? विश्वत रेखीय निम्न वायुदा पेटी। कौन सी पेटी है? इधर लिखता हूं, तुम तो पढ़ोगे थोड़ी। विश्वत रेखीय निम्न वायुदा पेटी। यहां पर कौन सी पेटी है? उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी। मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मैं जो भी पुरानी चीजें पढ़ाई वो सब बेकार की चीजें हैं। मैंने ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई है वो। मैं पागल हूँ कि आपको पहले वायुदा पेटियां पढ़ाई, फिर अक्षांश देशांतर पढ़ाए, फिर पृथ्वी की गतियां पढ़ाई, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई। ऐसे थोड़ा पढ़ाई थी, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा आ रहा है। ये कालाहारी मसल यही क्यों बना? ये यहाँ क्यों नहीं बना? यहाँ क्यों नहीं बना? यहाँ क्यों नहीं बना? आगे बात समझ में। ये कैसी पेटी है? उच्च वायुदा पेटी है। जब मैंने आपको वायुदा पेटियां पढ़ाई थी तो एक जिक्र किया था कि हमेशा जो पवनें हैं उच्च वायुदा से निम्न वायुदा की ओर प्रवाहित होती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती है। ये चीज समझ में आई ना? ये क्या है? हाई प्रेशर। ये क्या है?
लो प्रेशर मतलब पवने यूं चलेंगी, क्लियर। लेकिन ये पवने यूं चलती है क्या, ऐसे सीधी चलती है क्या? इस तरह से चलती ही हो। देखो मैंने क्या कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने कहाँ मुड़ेंगी, दाईं तरफ मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाईं तरफ मुड़ती हैं। अब ये पवने ऐसे जाएंगी तो इनका दाएं हिस्सा तो ये हो गया और बाएं हिस्सा ये हो गया, तो ये पवने कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। बताओ ऐसे चलेंगी चलेंगी? जब ये पवने ऐसे चलती हैं तो यहाँ कौन आ गया बीच में, ये इधर आपका हिंद महासागर है। जब ये पवने चलती हैं तो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, आर्द्रता जानते हो, नमी ग्रहण करती हैं। जब ये हिंद महासागर से नमी ग्रहण करती हैं तो जैसे ही ये किस तट से टकराती हैं, अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराती हैं, दक्षिण पूर्वी तट से, इस तट से टकराती हैं। तो यह कौन पर्वत आड़े आता है, ड्रेकन्सबर्ग। और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पर जैसे ये पवनें चढ़ती हैं तो चढ़ती हुई पवन हमेशा वर्षा करती है। इसको दिमाग में फिट करो कि चढ़ती हुई पवन हमेशा वर्षा करती है और उतरती पवन कभी भी वर्षा नहीं करती। कैटाबैटिक और एनाबैटिक जो बिंड बनाई थी आपको मैंने, बिल्कुल। तो जब ये पवनें इससे टकराती हैं, ऊपर चढ़ती हैं तो वर्षा करती हैं, लेकिन इसके जस्ट साइड में आगे चलकर जब पवनें नीचे उतरती हैं तो वर्षा नहीं करती। इसलिए काला हरिमंडल, ये कौन सी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। यहाँ से यहाँ तक कौन सी पवन चलेगी, व्यापारिक। तो काला हरिमंडल व्यापारिक पवनों का, व्यापारिक पवनों का दृष्टि छाया क्षेत्र है। आया समझ में कि काला हरिमंडल क्यों बना है? व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें इससे टकराती हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करती, इसलिए ये व्यापारिक पवनों का कैसा है, वृष्टि छाया क्षेत्र। हाथ खड़े करो किस किस मनक के समझ में नहीं आया कि ये व्यापारिक पवनें यहाँ वर्षा क्यों कर रही है। सबके मतलब आप अगर ये गर्दन नहीं हिलाओगे, यस नो नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आप सबके समझ में आ रहा है, और कुछ मुखार से बोलोगे तो मैं भी समझूंगा कि हाँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। सबके समझ में आ रहा है पक्का? गाड़ी रिवर्स नहीं करें, चले आगे जैसी आपकी इच्छा। CS पवनें कहाँ चलती हैं? यहाँ CS तो कहीं कोई क्षेत्र है नहीं, यहाँ है भूमध्य सागर। उधर से भी व्यापारिक पवनें आएंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपकी ये जो रेखा है कर्क रेखा से 30-35 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ एटलस पर्वत है और एटलस पर्वत वर्षा कराता है। यहाँ कौन सा पर्वत है? ये एटलस पर्वत है, और इसी का जिक्र किया था मैंने उस दिन भी, यही जिक्र किया था कि भूमध्य रेखा की तरफ से आने वाली पछुआ पवनें बोला था मैंने, क्योंकि 30-35 यहाँ रह जाएगा और 30-35 से ऊपर सब पछुआ पवनें हैं, और 30-35 से ऊपर पछुआ पवनें में क्या कहा, पछुआ पवनों को रोककर, ये लैंग्वेज दिखाई थी मैंने उसमें कि पछुआ पवनों को रोककर एटलस पर्वत के उत्तरी भागों पर वर्षा होती है। ये सब लैंग्वेज दिखाई थी उसमें मैंने। तो ये क्या है, पछुआ पवनें हैं। मैंने आपको फिर बता दूं, जो आपके व्यापारिक पवनें हैं वो 0 से 30-35 उत्तर में और 0 से 30-35 दक्षिण में, इसी क्षेत्र में चलेंगी व्यापारिक पवनें। अगर आपके समझ में नहीं आया ये चीज़ भाई कि व्यापारिक पवनें क्या हैं, पछुआ पवनें क्या हैं, तो आप पुराने वीडियोस देखिए जिसमें आपके व्यापारिक पछुआ पवनें, कैटाबैटिक विंड, स्थानीय पवनें भी जिक्र हुआ उसमें, जल समीर, थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, सब का जिक्र आया है, तो उसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैंने पछुआ पवनों का जिक्र किया था जब आप एटलस पर्वत पर आया था।
व्यापारिक पवनों का जिक्र नहीं किया। ये चीज समझ में आ रही है। व्यापारिक पवन 30 से 35 के मध्य रहेंगी। कालाहारी मरुस्थल का निर्माण व्यापारिक पवनों के वृष्टि छाया क्षेत्र से हुआ है। क्लियर आई बात समझ में? तो मरुस्थल कहां पर है? इस मरुस्थल का जो मुख्यतः विस्तार है, किसका? कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है मुख्यतः वो दो देशों में है। एक तो दक्षिणी अफ्रीका और एक है बोत्सवाना। किन किन देशों में है? बोत्सवाना। सर्वाधिक विस्तार इसी देश में है, बोत्सवाना। नामीबिया में नहीं है सर, नामीबिया नहीं है, नामीबिया नहीं है, यहाँ तो अलग है। नामीबिया तो यहाँ पर है, नामीबिया खुद मरुस्थल है। ये नामीबिया खुद मरुस्थल है। नामीबिया में क्यों रह जा रहे हो? ये लो यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल। मैंने क्या कहा है? अधिकांश विस्तार कहां पर है? बोत्सवाना देश में है। ऐसे तो होने का नामीबिया का पूर्वी भाग और दक्षिणी अफ्रीका का उत्तरी भाग में भी इसका विस्तार है, लेकिन आपको जब भी आ जाए तो आंसर क्या करना है? बोत्सवाना देश करना है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश और दूसरा दक्षिणी अफ्रीका। अब देखो जब मरुस्थल है, जैसे अपने राजस्थान में मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर मतलब वहां पानी की आपूर्ति करते हैं, तभी तो कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक नदी बहती है ओके वांगो। कौन सी नदी है? ओके वांगो नदी, जो कालाहारी मरुस्थल में बहती है। इस मरुस्थल के लगभग मध्य से बहती है ये ओके वांगो नदी। इसलिए इस नदी को कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा या कालाहारी मरुस्थल का रत्न कहा जाता है। याद रहेगा, कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? ओके वांगो नदी। इस मरुस्थल में एक जनजाति भी मिलती है, उस दिन भी जिक्र आया था, बुशमैन या सान। बिल्कुल, बुशमैन या सान जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है इस मरुस्थल में? बुशमैन या सान जनजाति। देखो सान इसी का नाम है, निकनेम है सान। ये जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में। इसका मतलब बोत्सवाना देश में भी कौन सी जनजाति निवास करेगी? बुशमैन या सान। इस जनजाति का एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि बुशमैन राइस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है बुशमैन राइस। जब भी इसका जिक्र है आपको दीमक और चींटी याद रखनी है, ठीक है? ये आपका कालाहारी मरुस्थल है। इतनी बातें हैं जो आपको याद हो जानी चाहिए। कहाँ स्थित है, कौन सी नदी बहती है, इससे कर्क रेखा भी गुजरती है क्या? क्यों नहीं, क्यों बोला? मकर रेखा गुजरती है। वेरी गुड। इस मरुस्थल से मकर रेखा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से भी गुजरती होगी, फिर इसका मतलब ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से भी मकर रेखा गुजरती है। देखो आजकल नया ट्रेंड आया क्वेश्चन पूछने का। पहले देश पूछा करते थे कि किस देश से निम्न में से कर्क रेखा या मकर रेखा गुजरती है। आजकल देश को एग्जाम में भूल गया और आजकल पूछता है पर्वत, पठार और मैदान। तो मैं आपको साथ साथ में चीजें भी याद दिला रहा हूँ कि मकर रेखा इधर यहाँ से गुजरेगी नामीबिया मरुस्थल से, इधर आपके कालाहारी मरुस्थल से गुजरती है और उधर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से भी गुजरती है मकर रेखा। याद रहेगी, डालो कालाहारी मरुस्थल। लिखो
अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित मरुस्थल है। अफ्रीका भाग के दक्षिणी भाग में स्थित मरुस्थल है। अधिकांश विस्तार बोत्सवाना देश में है। अधिकांश विस्तार बोत्सवाना देश में है। अब बताओ कैसा मरुस्थल होगा, ठंडा या गर्म? गर्म होगा। कैसा मरुस्थल, शुष्क होगा कि आर्द्र होगा? शुष्क। तो देखो यह मरुस्थल गर्म एवं शुष्क है। यह मरुस्थल गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। अगला पॉइंट, कालाहारी मरुस्थल की मिट्टी का रंग लाल है। सहारा मरुस्थल की मिट्टी का भी रंग लाल है। देखो ये वहाँ की लाल मिट्टी भौतिक विशेषताओं के आधार पर, जब मिट्टी पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान की मिट्टी पढ़ोगे या फिर विश्व की मिट्टियाँ पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा कि मिट्टी का रंग लाल क्यों है। मौसम की दशाओं के अनुसार मिट्टियों का रंग बदलता रहता है। मिट्टी का रंग कैसा है? लाल है। अगला पॉइंट, यह मरुस्थल दक्षिणी व्यापारिक पवनों का, यह मरुस्थल दक्षिणी व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। दक्षिणी व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। अरे वो क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने क्या कहा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि कालाहारी मरुस्थल के बारे में असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, क्वेश्चन सुना आप लोगों ने, कालाहारी मरुस्थल के बारे में असत्य कथन को छांटिए। मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से में है। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने कि कालाहारी मरुस्थल उत्तरी व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये गलत है, आपको उत्तर नहीं करना है। उत्तर किसमें है? दक्षिण में है। उत्तरी व्यापारिक पवनों का नहीं है। उत्तरी व्यापारिक पवन तो ये है, ये दक्षिणी व्यापारिक पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे विशेषताओं में पूछ लेते हैं। जैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया मेंस में कि कालाहारी मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए या कालाहारी मरुस्थल की भौतिक विशेषताएं लिखिए। 2 लाइन का है तो आप ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हो। देखो नॉलेज होना चाहिए आपको कि आपको उस चीज के बारे में कितना ज्ञान है, तो आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा डालो, किसका वृष्टि छाया क्षेत्र है? दक्षिणी व्यापारिक पवनों का। अगला पॉइंट, इस मरुस्थल में बुशमैन या सान जनजाति निवास करती है। इस मरुस्थल में बुशमैन या सान जनजाति निवास करती है। ये जनजाति त्योहारों के अवसर पर दीमक या चींटी को प्रिय भोजन के रूप में बनाते हैं। दीमक या चींटी को प्रिय भोजन के रूप में बनाते हैं। इसलिए दीमक को बुशमैन राइस
इधर लिखा हुआ है बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है, बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है। अगला कोई, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में मुख्य जल की आपूर्ति का स्रोत, कालाहारी मरुस्थल में मुख्य जल आपूर्ति का स्रोत ओकेवांगो नदी है। मुख्य जल आपूर्ति का स्रोत क्या है? ओकेवांगो नदी है। ये लिखा हुआ ओकेवांगो नदी है। इस नदी को कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा, इस नदी को कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा या कालाहारी मरुस्थल का रत्न कहा जाता है। ठीक है, ये आपका कालाहारी मरुस्थल कंप्लीट हो गया। बाकी कल नामीबिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के छोटे छोटे भाग हैं, वो कल पढ़ेंगे।